राम दोस्तों आज मैं आपको बीकॉम पार्ट फर्स्ट का कॉरपोरेट एंड फाइनेंशियल अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर सेकंड गुडविल का बारे में आपको बताऊंगा। इससे पहले मैंने आपको इंश्योरेंस क्लेम के बारे में पढ़ाया था। इस चैप्टर को शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको मैं डेफिनेशन ऑफ गुडविल के बारे में बता रहा हूं दोस्तों। गुडविल जो है वो एक इंटेंजिबल असेट्स के रूप में होती है दोस्तों। इंटेंजिबल असेट्स का मतलब दोस्तों ये होता है कि जिस असेट्स को आप देख नहीं सकते वो आपकी इंटेंजिबल असेट्स होती है। टेंजिबल असेट्स कौन सी होती है दोस्तों? जिसे आप देख सकते हैं, जैसे फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी आदि। और इंटेंजिबल असेट्स में क्या आती है? गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट्स वगैरह। अभी यहाँ हम गुडविल के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि गुडविल का नेचर क्या होता है। गुडविल का 3 नेचर होते हैं दोस्तों: डॉग नेचर, कैट नेचर और एक रैट नेचर। डॉग नेचर का मतलब वो गुडविल होती है दोस्तों जहां पर प्रोफेशनल लोगों में ये गुडविल पाई जाती है, जिसके अंदर क्या होता है दोस्तों, अगर कोई भी व्यक्ति अगर इस प्रकार की गुडविल क्रिएट करता है तो इसके अंदर, जैसे मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से समझाना चाहूँगा। जैसे दोस्तों आप ये मान के चलिए कि 2/400 में अगर कोई व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है, कोई प्रोफेशनल व्यक्ति काम कर रहा है, जैसे मान लीजिए अमित सोनी ही वहाँ पढ़ाता है और किसी कारणवश दोस्तों वो उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह पे चला जाता है, तो स्टूडेंट्स दूसरी जगह पे जाएंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट दूसरी जगह पे क्यों जा रहे हैं दोस्तों? क्योंकि अमित सोनी ने यहाँ पर जो गुडविल तैयार की है वो डॉग नेचर की गुडविल तैयार की है। जिस प्रकार से कुत्ता जो होता है वो स्वामी भक्त होता है, यानी कि अगर मकान का मालिक अगर अपना मकान चेंज करता है तो कुत्ता उसके साथ में जाता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर हम डॉग नेचर की बात कर रहे हैं, डॉग की बात नहीं कर रहे हैं, डॉग के नेचर की बात कर रहे हैं। डॉग का नेचर क्या होता है? स्वामी भक्त होता है। ठीक इसी प्रकार से क्या होगा, स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने टीचर के प्रति फेथफुल हैं, उनको वो विश्वास है और वो प्रोफेशनल गुडविल के रूप में आप ये मान के चलिए कि वो स्टूडेंट्स जो हैं दूसरी जगह पे जाएंगे। इस प्रकार की गुडविल कहाँ पाई जाती है? डॉक्टर्स वगैरह में पाई जाती है। डॉक्टर अगर मान लीजिए पहले मालनगर में देखता है, उसकी जगह मान लो वो बजाज नगर पे देख रहा है या सिटी में देखता है या कहीं मानसरोवर में देखता है, तो पेशेंट भी उसी जगह पे जाएंगे जहां पर डॉक्टर देखता है। इसका मतलब सीधा सा है कि क्लाइंटों को जगह से मतलब नहीं है, व्यक्ति से मतलब है। और जिस समय क्लाइंटों को व्यक्ति से मतलब होता है वो डॉग नेचर की गुडविल तैयार हो जाती है। कैट नेचर का मतलब दोस्तों क्या होता है कि भले ही मालिक अपनी जगह पसंद चेंज कर ले, लेकिन मालिक अपनी जगह चेंज कर सकता है, लेकिन बिल्ली कभी भी अपनी जगह चेंज नहीं करती। जिस स्थान पर रहती है उस स्थान पर वो रहेगी। तो इस प्रकार की गुडविल जो होती है वो नॉन प्रोफेशनल में पाई जाती है। जैसे आपने कोई दुकान खोल रखी है 2/400 के अंदर और किसी कारणवश आप वो दुकान कहीं और ले जाते हैं 2-4-5 किलोमीटर आगे, लेकिन कस्टमर उसी दुकान पे सामान लेना पसंद करेगा क्योंकि वो आस पड़ोस से सामान लेने आ रहा है, तो वो अपनी कैट नेचर की गुडविल तैयार हो जाएगी। रेट का कोई नेचर नहीं होता, यानी कभी तो आप बहुत कमाते हैं, कभी आप कुछ भी नहीं कमा पाते। ठीक उसी प्रकार से चूहे को कहीं भी छोड़ दीजिए वो रहने लग जाता है। इसी प्रकार से ग्राहक का भी कोई एटीट्यूड नहीं है, कभी भी कहीं भी सामान ले सकता है और नहीं भी ले सकता है। चलिए दोस्तों, ये डॉग नेचर, कैट नेचर, रैट नेचर की बात तो एक नेचर के रूप में है दोस्तों। अब हम बात करते हैं आपसे कंप्यूटेशन ऑफ गुडविल की। तो कंप्यूटेशन ऑफ गुडविल के बारे में अगर हम आपसे बात करें तो कंप्यूटेशन का मतलब ये होता है कि लैंड एंड बिल्डिंग की बात करें तो लैंड एंड बिल्डिंग का एक अपना वैल्यूशन होता है। प्लांट एंड मशीनरी की बात करें तो प्लांट एंड मशीनरी का अपना एक वैल्यूशन होता है, यानी कितने रुपए में आपने खरीदी वो उसका एक वैल्यूशन होता है। लेकिन दोस्तों गुडविल का, क्योंकि गुडविल को दिखने वाली चीज तो है नहीं, तो गुडविल तो आप लोगों ने तैयार करी है। अगर आपने कोई गुडविल तैयार करी है, आपने मतलब बिजनेसमैन ने, बिजनेस ने तैयार की है। तो अगर बिजनेस अपनी कोई गुडविल तैयार कर रहा है तो हमें ये पता लगाना पड़ता है, बिजनेस को ये पता लगाना पड़ता है कि आखिर उसकी गुडविल है क्या। क्योंकि यदि इन फ्यूचर वो अपना बिजनेस बेचना चाहता है तो सामने वाले व्यक्ति से अपने बिजनेस के वैल्यूशन के अलावा, यानी उसके लैंड, उसके असेट्स के अलावा वो गुडविल के कितने पैसे सामने वाले व्यक्ति से चार्ज करेगा, ये पता लगाने के लिए भी गुडविल जरूरी है। और अगर वो बिजनेस नहीं भी बेच रहा तो भी वो अपने बिजनेस की हर साल गुडविल चेक करता रहता है कि आखिर मेरी दूसरों से गुडविल कितनी ज्यादा है। एनीवे, अब हम बात करते हैं कि हाउ टू कंप्यूटेशन ऑफ गुडविल। तो दोस्तों गुडविल को कंप्यूटेशन करने के आपके पास 4 मेथड है जो मैंने यहाँ लिख रखा है पहले से ही। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसको हम बोलते हैं वास्तविक औसत लाभ विधि। दूसरा मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड, इसको हम बोलते हैं अधिलाभ विधि। तीसरे मेथड का नाम है कैपिटलाइजेशन मेथड, इसको हम बोलते हैं पूंजीकरण विधि। और चौथे मेथड का नाम होता है एनओटी मेथड, इसको हम बोलते हैं वार्षिकी विधि। तो ये 4 मेथड है दोस्तों। इन 4 मेथड से आपको गुडविल की कैलकुलेशन करनी है। तो अगर हम इन चारों मेथड से गुडविल की कैलकुलेशन करें तो मैं आपको वन बाई वन बताता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं
एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट मेथड, वास्तविक औसत लाभ विधि से अगर हमको गुडविल निकालने के लिए कहा जाता है तो हम गुडविल कैसे निकालेंगे, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इनटू ईयर्स परचेज करके। अब दोस्तों यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आपको निकालना पड़ेगा, उसकी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, जो मैं आपको आगे अभी बताऊंगा। ईयर्स परचेज का मतलब होता है कि कितने साल की गारंटी है। गारंटी मतलब जैसे आप किसी व्यक्ति को अपने बिजनेस की गुडविल बेच रहे हो, या किसी व्यक्ति से आप बिजनेस के साथ साथ जब किसी व्यक्ति का बिजनेस खरीदोगे तो साथ में आपको गुडविल भी खरीदनी पड़ेगी। तो सामने वाला, अगर आप खरीद रहे हो तो सामने वाला व्यक्ति आपको कितने साल की गारंटी दे रहा है, अगर आप किसी को बेच रहे हो तो आप सामने वाले को कितने साल की गारंटी दे रहे हो। ईयर्स परचेज का मतलब होता है गारंटी ईयर। गारंटी ईयर का मतलब यह है कि यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ 3 माना है, तो 3 का मतलब यह है कि आप सामने वाले व्यक्ति को, जिसको भी आप अपना बिजनेस बेच रहे हो, उसको आप ये कमिटमेंट दे रहे हो कि साहब मैं कम से कम आपको 3 साल का कमिटमेंट दे रहा हूं कि आप आने वाले 3 सालों में आप कम से कम इतना पैसा जरूर कमाओगे जितना कि मैं आपको बता रहा हूं। तो और अगर आप किसी से खरीद रहे हो तो सामने वाला व्यक्ति आपको ये बताएगा कि साहब मेरी गुडविल को आप कम से कम 3 साल तक तो कैश कर ही लोगे। क्योंकि वो 3 साल 4 साल का समय क्यों देता है दोस्तों, इसका पीछे कारण है, क्योंकि 3-4 साल तक तो आप सामने वाले व्यक्ति की गुडविल को कैश कर सकते हो, या आप किसी की व्यक्ति गुडविल कैश करते हो, या सामने वाला आपकी गुडविल को कैश कर सकता है। लेकिन उसके बाद 3 या 4 साल के बाद फिर आपके नेचर पर डिपेंड करता है कि आप उस गुडविल को बढ़ा रहे हो या उस बिजनेस की गुडविल को कम कर रहे हो। इसलिए जर्नल वे में जब भी आप क्वेश्चंस करेंगे तो ये ईयर्स परचेज जो आएगा वो आपको 3 से 4 साल का ही नजर आएगा, क्योंकि इससे ज्यादा ईयर्स यानी इससे ज्यादा गारंटी कोई भी व्यक्ति आपको ना तो देता है ना आपसे लेता है। तो ये ईयर्स परचेज हमेशा क्वेश्चन में दे के रखेगा, और एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आपको निकालना पड़ेगा, जो कि मैं आपको आगे सिखाऊंगा। मैंने एक अजम्पशन लिया है कि एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जो है वो 1 लाख रुपए है, तो इसका मतलब हो गया 1 लाख इंटू 3 करेंगे तो हमारी जो गुडविल है वो 3 लाख है। इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं दोस्तों आपके दूसरे मेथड का, जिसका नाम है सुपर प्रॉफिट मेथड। अगर हम इससे गुडविल निकालना चाहते हैं तो सुपर प्रॉफिट के अंदर क्या करना पड़ता है, सुपर प्रॉफिट इनटू ईयर्स परचेज। मैं आपको ईयर्स परचेज के बारे में बता चुका हूं, ये गारंटी पीरियड, ये क्वेश्चन में दे के रखेगा। सुपर प्रॉफिट आपको निकालना सिखाएंगे अभी आगे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल आ जाएगी। तीसरे मेथड का नाम है दोस्तों कैपिटलाइजेशन मेथड। इसके अंदर आपको गुडविल निकालनी है तो सुपर प्रॉफिट बटा रेट इंटू 100। और चौथे मेथड का नाम है एनओटी मेथड, इसमें आपको गुडविल निकालनी है तो सुपर प्रॉफिट इंटू ईयर, सुपर प्रॉफिट इंटू प्रेजेंट वैल्यू। ये आपको सिखाएंगे आगे कैसे निकालते हैं। तो कुल मिला के आपके पास 4 मेथड है दोस्तों, पहले मेथड का नाम, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब दोस्तों समझने वाली बात यह है कि आपके पास 4 मेथड है, 1 2 3 4। अगर आपको पहले मेथड से गुडविल निकालनी है तो आपको एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालना आना चाहिए, और अगर आपको दूसरा मेथड निकालना है या तीसरा निकालना है या चौथा निकालना है तो इन तीनों के अंदर आपको सुपर प्रॉफिट की जरूरत पड़ेगी। तो कहने का मतलब यह है, फर्स्ट मेथड अगर एग्जाम में आता है तो आपको एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आना चाहिए, और अगर दूसरा तीसरा चौथा आता है तो आपको सुपर प्रॉफिट निकालना आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब सबसे पहली बात करते हैं कि एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालने का जो तरीका है दोस्तों वो बहुत सिंपल सा है। पिछले 3 साल के, या पिछले 5 साल के, या पिछले 7 साल के, जनरल वे में आपको 5 साल के प्रॉफिट क्वेश्चन में दे के रखता है दोस्तों। वो प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे इस तरह से। अब इन प्रॉफिट में आपको 3 एडजस्टमेंट करने हैं दोस्तों। अगर ये एडजस्टमेंट हो तो आप कीजिए, नहीं हो तो आपको करने की आवश्यकता नहीं है। किसी क्वेश्चन में तीनों के तीनों एडजस्टमेंट भी आ सकते हैं, किसी में 2 आ सकते हैं, किसी में 1 आ सकता है। हो सकता है किसी क्वेश्चन में ये तीनों एडजस्टमेंट ही ना हो तो आप ना कीजिए, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि वो 3 एडजस्टमेंट कौन कौन से हैं। 1 बाय 1 बात करते हैं दोस्तों। पहला एडजस्टमेंट है एबनॉर्मल प्रॉफिट या गेन। एबनॉर्मल प्रॉफिट या एबनॉर्मल गेन का मतलब दोस्तों ये होता है कि ऐसा कोई प्रॉफिट जो अबनॉर्मल है, अचानक हो गया। तो अचानक कोई प्रॉफिट अगर आपको हुआ है तो जिसका कि रिलेशन बिजनेस से नहीं है, या कोई असेट्स को बेचने से हुआ है, या कोई स्पेकुलेशन कोई प्रॉफिट हुआ है, कोई सट्टा वट्टा आपने करा है जिसका रिलेशन बिजनेस से नहीं है, तो आप इस प्रकार के प्रॉफिट को गुडविल की कैलकुलेशन में शामिल नहीं कर सकते। तो अगर इस प्रकार का कोई भी प्रॉफिट है तो आप उसको लेस करेंगे दोस्तों। दूसरा मैं बताता हूं आपको अबनॉर्मल लॉस और स्पेकुलेशन लॉस। अगर कोई अबनॉर्मल लॉस या कोई स्पेकुलेशन लॉस हुआ है, कोई सट्टा आपने लगाया, कोई स्पेकुलेशन आपने खेला और आप हार गए,
और उस लॉस को आपने अपने बिजनेस के प्रॉफिट में दिखा दिया, जबकि आपको नहीं दिखाना चाहिए था, क्योंकि इसका रिलेशन बिजनेस से नहीं है। अगर इस प्रकार का लॉस तो आपका ही है, लेकिन गुडविल की कैलकुलेशन के समय हम इसे ध्यान में नहीं रखेंगे। और अगर इस प्रकार का लॉस आपने प्रॉफिट में से पहले से ही डिडक्ट कर रखा है तो आप इसे वापस से ऐड कर दीजिए। यानी कि गेन है तो आपको घटाना है और लॉस है तो आपको ऐड करना है। इसी प्रकार से तीसरा होता है दोस्तों आपका बैड डेब्ट्स। ठीक है दोस्तों, अगर किसी भी तरह का कोई बैड डेब्ट्स आपके साथ हुआ है, बैड डेब्ट्स का मतलब पैसा डूब गया। अगर कोई डेटर्स आपको पैसा नहीं दे रहा है और बाद में आपको मालूम चला कि इतने रुपए आपके कंप्लीटली डूब चुके हैं, तो ये बिजनेस का ही लॉस है जो आपने प्रॉफिट में घटाना भूल गए थे। तो इस प्रकार का कोई भी अगर बैड डेब्ट्स है तो आप इस प्रकार के बैड डेब्ट्स को बिजनेस के प्रॉफिट में से लेस करेंगे दोस्तों। क्या करेंगे दोस्तों? लेस करेंगे। तो कुल मिला के मैंने आपसे 3 बातें करी हैं। अबनॉर्मल प्रॉफिट या गेन अगर हो, यानी अबनॉर्मल प्रॉफिट या गेन को हम स्पेकुलेशन प्रॉफिट या गेन बोल सकते हैं, इस प्रकार का कोई भी हो तो आपको इसको लेस करना है। अबनॉर्मल लॉस या स्पेकुलेशन लॉस है तो आपको इसको ऐड करना है, और बैड डेब्ट्स अगर कोई है तो इसको आपको लेस करना है। इन तीनों एडजस्टमेंट को करने के बाद इन प्रॉफिट में ही करेंगे आप। अब जिस साल से इनका रिलेशन है उसी साल में आपको ये करना है। जैसे आप नॉर्मल लॉस या गेन पहले साल से रिलेटेड है या दूसरे साल से रिलेटेड है तो उसी साल में करना है। इसी प्रकार लॉस का भी जिस साल से इसका रिलेशन है उस साल में आपको ऐड या लेस करना है। और बैड डेब्ट्स को आपको हमेशा ध्यान रखना है, इसको आपको हमेशा करंट ईयर के प्रॉफिट में से ही डिडक्ट करना है, क्योंकि इसका रिलेशन करंट ईयर के प्रॉफिट से ही होता है। और वापिस से आपको इन प्रॉफिट को रिवाइज करने हैं। रिवाइज करने के बाद दोबारा से इनको लिखना है, इनका टोटल लगाना है, और इसमें आपको फिर नंबर ऑफ ईयर्स का भाग लगाना है। जैसे ये नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 का भाग लगाना है। तो ये आपका आएगा दोस्तों एवरेज प्रॉफिट। क्या आएगा? एवरेज प्रॉफिट। अंडरस्टैंड? चलिए दोस्तों, एक छोटी सी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, प्रॉफिट जो है अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में दे रखे हैं, जैसे मान लीजिए आपके प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, आपके प्रॉफिट इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, यहाँ बढ़े यहाँ बढ़े यहाँ बढ़े, चाहे 1 रुपये ही बढ़ा हो चाहे 2 रुपये ही बढ़े हों, लेकिन होना इंक्रीजिंग ऑर्डर चाहिए। यानी बढ़ा और बढ़ा और बढ़ा और बढ़ा और बढ़ा, इंक्रीज 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 इंक्रीज। इंक्रीज कितना हो रहा है ये मैटर नहीं करता, इंक्रीज होना मैटर करता है। अगर ऐसा कुछ है, कौन से वाले प्रॉफिट? जब आपने इनको एडलेस करा ना, उसके बाद जो प्रॉफिट आए मैं उनकी बात कर रहा हूं, मैं इनकी बात कर रहा हूं। एडजस्टमेंट करने के बाद जो आपके एडलेस करके जो प्रॉफिट आते हैं, उन प्रॉफिट को आपको देखना है कि वो बढ़ी बढ़ रहे हैं। अगर वो प्रॉफिट बढ़ रहे हैं दोस्तों, तो फिर आप एवरेज प्रॉफिट नहीं करेंगे, उसकी जगह आप करेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट। क्या करेंगे आप उसकी जगह पे? उसकी जगह पे आप करेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट करेंगे दोस्तों। कैसे करेंगे? इनको आप वेट देंगे, 1 2 3 4 5, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्रॉफिट इनटू वेट हो जाएगा। इसका आप टोटल लगाएंगे इसका, और इसमें सिग्मा डब्लू कितना हो जाएगा दोस्तों? 15 हो जाएगा। तो इसके अंदर आप 15 से डिवाइड करेंगे, तब जाके ये आपका आएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अंडरस्टैंड? तो 2 चीजें आएंगी, अगर प्रॉफिट बढ़ रहे हैं घट रहे हैं तब तो एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से करना है, और अगर प्रॉफिट बढ़ रहे हैं तो आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से करना है। तो दोस्तों अब हमको क्या सीखना है यहाँ पर? अब हमको सीखना है कि हमारे पास अभी जो पिछले पन्ने पे आपको समझाया था, या तो एवरेज प्रॉफिट आएगा या फिर आपके पास वेटेड एवरेज प्रॉफिट आएगा। इनमें से एक ही ऑप्शन आएगा, एवरेज प्रॉफिट या वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अंडरस्टैंड? अब इसमें से हमको ये कुछ एडजस्टमेंट है जो मैंने यहाँ लिख रखे हैं, ये एडजस्टमेंट आपको करने हैं 1 by 1। अब सबसे पहले आपको लेस करना है, डिडक्ट करना है फेयर रेम्युनेशन ऑफ पार्टनर। फेयर रेम्युनेशन ऑफ पार्टनर आपको घटाना है। आप ये, मैं इस पर टिक लगा रहा हूं दोस्तों, इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसा एडजस्टमेंट है जो आपको लगभग 99% क्वेश्चंस में आपको मिलेगा। तो एवरेज प्रॉफिट या वेटेड एवरेज प्रॉफिट में से उसको आप लेस कर दीजिए। क्यों लेस करना है? क्योंकि जो प्रॉफिट आप कमा रहे हैं उसमें से आपको पार्टनर्स को रेम्युनेशन देना पड़ेगा, तो आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स,
अगर कोई पैसा आपको फ्यूचर में डूबने की पॉसिबिलिटी लगती है तो इससे आपका फ्यूचर में प्रॉफिट कम होने वाला है, तो इसको भी आप डिडक्ट कर दीजिए। ध्यान रखिए दोस्तों, मैंने अभी आपको 1 मिनट पहले आपको एक चीज़ लिखी थी यहाँ पे, यहाँ लिखा था मैंने आपको बैड डेब्ट्स, यहाँ बैड डेब्ट्स घटाना होता है दोस्तों, और यहाँ आपको प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स घटाना होता है। दोनों में फर्क समझ लीजिए। बैड डेब्ट्स का मतलब जो पैसा आपका डूब चुका है वो तो आपको घटाना होता है यहाँ पे, और जो डूबने की संभावना है उसकी प्रोविजन आपको यहाँ घटाना होता है दोस्तों। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है नॉन ट्रेडिंग इनकम। ये इसका मतलब, इस लाइन का मतलब है 50-50 है, मिल भी सकता है किसी क्वेश्चन में और किसी क्वेश्चन में नहीं भी मिल सकता है। नॉन ट्रेडिंग इनकम, नॉन ट्रेडिंग इनकम का मतलब दोस्तों ये होता है कि अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है और अगर आपने कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट कर रखा है जिसका रिलेशन बिजनेस से नहीं है, तो जब इसका रिलेशन बिजनेस से नहीं है तो फिर इसकी इनकम बिजनेस में शामिल कर लिया आपने गलती से, तो आप इस इनकम को बिजनेस की इनकम से हटा दीजिए। यानी कि जो इन्वेस्टमेंट बिजनेस का नहीं है तो उसकी इनकम भी बिजनेस की नहीं है, तो उसको आपको यहाँ लेस करना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। उसके बाद यानी एक बात मैं बताना भूल गया आपको, नॉन ट्रेडिंग इनकम जब ही घटाना है जब आपके नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट दे रखे हों। अगर नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट आपको दे रखे हैं तो ही आपको यहाँ पर नॉन ट्रेडिंग इनकम घटानी है, अदरवाइज नहीं घटानी है। ये हम क्वेश्चंस करेंगे दोस्तों आगे जब आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ ये 4 एडजस्टमेंट हैं जो बहुत कम एडजस्टमेंट होते हैं, कभी मिलते हैं और कभी नहीं मिलते हैं। तो उसमें आता है फ्यूचर में एक्सपेंसेस नहीं होंगे। अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में आपके कुछ खर्चे नहीं होंगे, तो इससे आपके खर्चे अगर नहीं होंगे जो अब तक हो रहे हैं लेकिन अब नहीं होंगे, इससे आपकी इनकम बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, तो आप ऐड कर दीजिए। फ्यूचर में एक्सपेंसेस होंगे, अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में आपके खर्चे बढ़ने वाले हैं, अभी तक नहीं हो रहे थे लेकिन अब होंगे, तो आपकी प्रॉफिट कम हो जाएंगे, तो आप इसको लेस कर दीजिए। फ्यूचर में इनकम होगी, अभी तक नहीं हो रही थी लेकिन अब होने वाली है, तो आपकी इनकम बढ़ेगी, तो आप ऐड कर दीजिए। फ्यूचर में इनकम नहीं होगी, अभी तक हो रही थी लेकिन अब नहीं होगी, तो आप इसे लेस कर दीजिए। ठीक है दोस्तों। तो ये 4 एडजस्टमेंट आपको यहाँ करके दिखाने हैं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि ये चारों एडजस्टमेंट मैंने यहाँ जो लिखे हैं ये बहुत ही रेयर चांसेस में आपको क्वेश्चन में मिलेंगे, 1 या 2 क्वेश्चन में, और ये 3 एडजस्टमेंट जो है आपको मोस्टली क्वेश्चन में मिलेंगे। ठीक है दोस्तों। अब एक एडजस्टमेंट और होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, लेकिन जो कभी ऐड होता है और कभी लेस होता है, और जिसका नाम है एडिशनल डेप्रिसिएशन। इसके बारे में दोस्तों मैं अभी आपको बिल्कुल भी बात नहीं करूंगा। ये कभी तो ऐड हो जाता है और ये कभी आपका लेस हो जाता है। हम एक क्वेश्चंस करेंगे ना आगे इसी चैप्टर के बारे में, जब आगे पढ़ाएंगे तब मैं आपसे इसके बारे में डिस्कस करूंगा। ठीक है दोस्तों। तो ये एडजस्टमेंट करने के बाद आपके पास जो आएगा उसको हम बोलते हैं एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। और हमारा पहला टास्क क्या था? हमारा पहला टास्क यही था कि हमको क्या निकालना है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट की कैलकुलेशन करना सीखना था। तो ये हमारे पास आ जाएगा, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों। चलिए अब ये वाला जो प्रॉफिट है ये कहां पे काम आएगा? आपका फर्स्ट मेथड में काम आएगा। फर्स्ट मेथड का नाम क्या था? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट मेथड, सिर्फ वहीं पर काम आता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं दूसरे मेथड की। तो दूसरा मेथड है या तीसरा मेथड है या चौथा मेथड है? दूसरा, तीसरा, चौथा मेथड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। मैं दिखा देता हूं आपको। मैंने आपको बता दिया था सेकंड, थर्ड और फोर्थ में आपके सुपर प्रॉफिट काम में आता है। तो ये जो सुपर प्रॉफिट है इसकी कैलकुलेशन मैं आपको सिखा रहा हूं। तो इसकी कैलकुलेशन करने का तरीका मैं बता देता हूं आपको। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जो आपने अभी निकाला है जस्ट 1 मिनट पहले, उसी को आपको यहाँ नीचे लाना है। इससे हमको क्या सीखने को मिलता है? सुपर प्रॉफिट तभी निकलेगा जब आपने एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकाला है। अगर आपने एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकाला है तो ही आप सुपर प्रॉफिट निकाल सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं निकाल सकते। वो बात अलग है कि एग्जामिनर आपको एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट खुद निकाल के दे दे, तब आपको इसको निकालने की जरूरत नहीं है। अब एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जो आपने ऊपर निकाला उसको यहाँ लिख लीजिए और उसमें से आप लेस कर दीजिए नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं दोस्तों? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट, रेट मतलब नॉर्मल रेट जो और इन बटा 100, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट बटा 100। इसको आप कैलकुलेट करेंगे और इसको घटाएंगे, तब जाके आपके पास क्या आएगा दोस्तों? सुपर प्रॉफिट। ठीक है दोस्तों। अब यहां पर सीखने वाली बात यह है कि ये रेट जो है वो होती है नॉर्मल रेट।
नॉर्मल रेट का मतलब है कि अगर आप मार्केट के अंदर बिजनेस नहीं करो और इस पैसे को बाजार में कहीं इन्वेस्ट कर दो, किसी बैंक में जमा करा दो, तो बैंक आपको किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से ब्याज देने वाला है। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है कि आपने बिजनेस में कितना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, आपकी बिजनेस में कितनी कैपिटल इन्वेस्टेड है, उसे हम बोलते हैं एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। और बटा 100 का मतलब तो आप जानते ही हैं। तो दोस्तों मोस्टली क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन तो आपको ऐसे मिलेंगे जिसके अंदर आपको एवरेज कैपिटल एम्प्लॉय दे देगा, लेकिन कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जिसके अंदर आपको एवरेज कैपिटल एम्प्लॉय नहीं देगा। तो दोस्तों अभी हम क्या करेंगे, अभी इस गुडविल के जो फर्स्ट लेक्चर है उसके अंदर हम आपको केवल ये मान के चलते हैं कि एवरेज कैपिटल एम्प्लॉय आपको दे के रखेगा। तो पहले वाले इस टॉपिक को समझने के लिए अभी हम इसके बाद आपको पहले कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा मैं आपको, जिसके अंदर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉय दे के रखेगा। उसके बाद फिर मैं आपको ये सिखाने की कोशिश करूंगा कि यदि एवरेज कैपिटल एम्प्लॉय नहीं देता तो हाउ टू कैलकुलेट एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, इसको निकालना भी मुझे आपको सिखाना है। लेकिन मैं अभी इस लेक्चर में नहीं सिखा रहा हूं, इसके नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसके बारे में सिखाऊंगा और उसके बाद फिर मैं इसके क्वेश्चन सोल्व करूंगा। तो दोस्तों अभी आप पहले इसको यहां तक समझिए और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एवरेज कैपिटल एम्प्लॉय कैसे निकालते हैं, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आपसे इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये जो मैंने आपको अभी रिटर्न में दिखाया है ये सब कुछ मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूं, और ये जो भी मैंने पढ़ा है लिखाया है इसकी टाइप किए हुए नोट्स, ये सब कुछ जो हैंड रिटन है ये सब कुछ टाइप किए हुए नोट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं आए। ठीक है दोस्तों, जब तक के लिए जय श्री श्याम, थैंक यू।